हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और ठंड के इस मौसम में पढ़ने का आनंद ले रहे होंगे। सीडीपी की आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है अधिगम। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम या सीखना। एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए आपने केले खरीदे और केले खरीद करके आप आ रहे हैं। अचानक कहीं से किसी बंदर की दृष्टि उस पर पड़ती है और वह झपट्टा मारता है और कुछ केले छीन लेता है। आप घर आते हैं और घर आने पर घर पे कोई बच्चा है, मान लीजिए, वो आपसे केले खाने के लिए मांगता है। तो देखिए यहां दो क्रियाएं हैं, एक बंदर ने की और एक बालक ने की। दोनों में अंतर क्या है? जो बंदर की क्रिया थी वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन बच्चे ने जब आपसे केला मांगा तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक सीखी हुई प्रक्रिया थी। यही है सीखना। जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार वह दीपक जलता हुआ देखता है तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसका हाथ जल जाता है। जब उसका हाथ जल जाता है तो उसे महसूस होता है कि ये पकड़ने की चीज नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वह दीपक देखता है जलता हुआ और आप उसे कहते हैं कि इसे छुओ, तो वो उससे पीछे भागेगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए सीखना क्या हुआ? सीखना हुआ अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यह जो सीखना है इसे ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहते हैं। और यह सीखना यानी अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहता ही है। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी प्रक्रिया यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कभी तीव्र होती है, यानी कभी तेज होती है और कभी मंद होती है। चलिए अधिगम को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को समझते हैं, जिससे कि इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो क्या कहते हैं? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर अगर हम बात कहें इन परिभाषाओं के आधार पर और सभी बातों के आधार पर, तो अधिगम क्या है? ज्ञान, आदतों, व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन का ही नाम अधिगम है। चलिए आगे देखते हैं अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं। आज का टॉपिक थ्योरेटिकल है, लेकिन इस थ्योरेटिकल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस थ्योरी को आप ध्यान से सुनना और समझना। देखिए अधिगम प्रक्रिया की पहली विशेषता है सार्वभौमिक, अर्थात यूनिवर्सल। मतलब क्या है कि संसार में जितने भी स्थान हैं और जितने भी जीव हैं उन सभी में क्या होता है? सीखने का गुण पाया जाता है। सभी सीखते हैं, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, वो भी सीख जाते हैं। तो इसलिए कैसी प्रक्रिया है कि यूनिवर्सल प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना एक सतत यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो हमने बता ही दिया कि जीवन से लेकर मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा है सक्रियता। जब बालक सक्रिय होगा तभी वह कुछ सीखेगा। तो अधिगम की प्रक्रिया में बालक तभी भाग लेगा जब वह सक्रिय रहेगा। तो इसलिए ही मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट, ये जो प्रगतिशील विधियां हैं इनको आजकल अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट कहता है सीखना विकास का आधार है। क्या है? सीखना विकास का आधार है। इसमें क्या हुआ? पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन के माध्यम से इस विशेषता को क्लियर किया है। नेक्स्ट है कि सीखना जो होता है यानी लर्निंग जो है वो कैसी है? उद्देश्यपूर्ण होती है। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सीखना क्या है? हमने सीख करके ज्ञान अर्जित किया
और जो अर्जित ज्ञान है उससे नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना, अनुकूलन करना, यही क्या है? सीखना है, अधिगम है। यानी सीखना क्या है? अनुकूलन है। सीखना जो है वो वातावरण की उपज है। वातावरण कैसे? मतलब कि बालक जैसे वातावरण में रहता है वह उसी के अनुसार सीखता है। अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, गलत वातावरण में रहेगा तो गलत बातें सीखेगा। अधिगम कैसा है? अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। मतलब ये कि हम स्वयं से भी सीखते हैं, बालक स्वयं प्रयत्न से भी सीखता है और दूसरों को देखकर और सुनकर के भी सीखता है। इसलिए अधिगम कैसा हुआ? व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी जो सामग्री हमें पढ़ानी है उसका स्वरूप कैसा हो। तो सीधी सी बात है कि सामग्री कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और अर्थपूर्ण होनी चाहिए, और सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कठिन पाठ पहले दे दी जाए, पहले सरल पाठ हो जिससे कि बच्चे में रुचि बढ़ती रहे उसे पढ़ने के लिए, तो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। दूसरी बात है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यह भी बहुत प्रभावित करता है अधिगम को। यदि बालक या छात्र कहिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं तो उनकी सीखने में रुचि बहुत ज्यादा होती है, वो अच्छे से सीखते हैं। लेकिन यदि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो तो उन्हें सीखने में रुचि नहीं रहती। वो मतलब जबरदस्ती प्रेशर डालेंगे तब वो कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, और यदि उसमें क्या होगा, उस अवस्था में वो जितना उन्हें सीखना चाहिए था उतना वो सीख भी नहीं पाते। नेक्स्ट है परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? परिपक्व होना। अब यहाँ कैसे परिपक्व होना है? छोटी कक्षा में जब बच्चा होता है तो उसे कहा जाता है पुस्तकें मत पढ़ाइए या वैसे मत कुछ सिखाइए। उसे क्या है, उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे बच्चा कागज की बॉल बना रहा है तो बनाने दीजिए, उससे उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, जिससे कि वो आगे चल करके अच्छी तरह से पेंसिल को पकड़ सकेगा, पेन को पकड़ सकेगा, बुक को उठा सकेगा। तो ये है परिपक्वता। दूसरा, फिर धीरे धीरे उन्हें गिनती, पहाड़े, ऐसी चीज सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनमें परिपक्वता आती है आगे की बातों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है सीखने का समय व थकान। जब स्टूडेंट सुबह सुबह स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्फूर्ति होती है। तो उस समय अगर वे कुछ भी सीखेंगे तो बड़ी आसानी से, सुगमता से सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्कूल में घंटे लगते रहते हैं, बीतते रहते हैं, तो क्या होता है, स्फूर्ति, उनकी जो चुस्ती फुर्ती है वो डाउन हो जाती है और वे थकान से महसूस करने लगते हैं। फिर वो उनका सीखने में भी उतनी स्पीड नहीं रहती जितनी मॉर्निंग के टाइम में होती है। तो इसलिए कहा गया है कि टाइम टेबल बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कठिन विषय को पहले पढ़ाया जाए और सरल विषय को बाद में पढ़ाया जाए। क्योंकि बाद में क्या होता है, बच्चों की सीखने की गति मंद हो गई, स्फूर्ति की उनके कम हो गई, चुस्ती फुर्ती भी कम हो गई, तो और कठिन विषय बाद में होंगे तो वो और बोरियत महसूस करेंगे और उसे पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कठिन विषय को पहले पढ़ाना चाहिए, आसान विषय को, सरल विषय को बाद में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। देखिए, कोई भी चीज करना है, सीखना है, तो हमारे अंदर अगर इच्छा होगी तो हम जल्दी से सीख लेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चे को नया ज्ञान देने से पूर्व उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देनी है। जिज्ञासा उत्पन्न करने से क्या होगा कि बच्चे के मन में एक जिज्ञासा जब उत्पन्न हो जाएगी तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छे से सीख लेगा। नेक्स्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना प्रेरणा जितनी ज्यादा होगी उतनी सीखने की इच्छा प्रबल होगी। किसी ने कहा भी है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। देखिए, शिक्षक क्या होता है, एक पथ प्रदर्शक होता है बच्चे के लिए। अब वो कैसे कार्य करता है, उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है,
क्या शिक्षण विधियां वो यूज करता है, इन सब का जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वे टीचर को अपना आदर्श मानते हैं, तो इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। और नेक्स्ट है सीखने के लिए उचित वातावरण, यानी सीखने के लिए एक माहौल होना चाहिए। अच्छा माहौल मिलेगा, शांत माहौल मिलेगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। उन्हें प्रतिक्रिया करने का माहौल मिलेगा तो वो अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, या ये कहिए सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में क्या खास बात है, इस विधि में यह खास बात है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। मतलब क्या हुआ, स्वयं करते हैं और फिर सीखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब उसमें स्वयं करते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इसमें वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले मान लिया आपने उन्हें कोई टास्क दे दिया, तो पहले वो उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे करना है। फिर उसके बाद उस प्लानिंग तो उन्होंने कर ली, अब उस कार्य को यानी उस योजना को वे पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद वे सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश होंगे। यदि वे सफल नहीं होते तो फिर भी ये ढूंढेंगे कि हमने क्या गलती इसमें करी, और गलतियों को ढूंढ करके फिर उसमें वे सुधार करेंगे और फिर उस कार्य को पूरा करेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो भी इसी विधि के ऊपर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए किसी ने कहा भी है, जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें याद रहता है, और जब हम करते हैं तो हम समझ जाते हैं। इसीलिए अगर जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर खाली सुन रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। यदि आप सुनने के साथ साथ देख रहे हैं तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। और यदि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, तो पक्का आपके ब्रेन में वो फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और लोग भी फायदा उठा सकें, वो भी अपनी समझ में इसको, अपने कॉग्निटिव में इसको रख सकें, ध्यान रहे उन्हें भी। इसलिए हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए अगले मेथड पर आते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना। सबसे आसान तरीका है सीखने का। मतलब क्या है कि दूसरे के व्यवहारों की नकल करके सीखना। शिशु तो यही करता है, दूसरे का व्यवहारों की नकल करता है और सीखता है। और विद्यालय में बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं। शिक्षक उनके लिए क्या है, आदर्श है। शिक्षक के स्वरूप देखते हैं ना बच्चे में, अगर टीचर ने कह दिया ये ऐसा है तो ऐसा ही है बच्चों के लिए। आप कहेंगे नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वो नहीं मानेगा, उसे तो टीचर की बात उसके लिए सर्वोपरि है। तो शिक्षक उनके लिए आदर्श है। अगर वो मैडम ने गलत लिखा दिया तो गलत भी उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट है निरीक्षण करके सीखना, मीन्स ऑब्जर्वेशन। दूसरों को देख करके, समझ करके, दोहरा करके, इस तरह से सीखना। या कोई वस्तु आपके सामने है तो उसका आप निरीक्षण करें। जब निरीक्षण करते हैं तो क्या है, हम वस्तु को छू के देखते हैं, ठीक है, या प्रयोग करके देखते हैं, या किसी वस्तु पे बातचीत करते हैं, किसी बात को लेकर बातचीत होती है, तो उससे हमारा जो ज्ञान है वह स्थायी हो जाता है, और क्या होता है, हमें जल्दी सीख जाते हैं किसी भी बात को। नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है, ज्ञान तो स्थायी होना ही होना है। तो इसमें क्या है, स्वयं अन्वेषण करना है और फिर समस्या का समाधान करना है। तो परीक्षण करके सीखने से क्या होता है, जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, जो हम सीखते हैं, मतलब जो बात हमने सीखी वो हमारे ज्ञान का अभिन्न अंग बन जाती है। फिर हम उसे जल्दी से भूलते नहीं है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और साइंस के लिए तो यह विधि बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मतलब समूह में जो कार्य होते हैं, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें क्या होगा, बच्चे समूह में काम करते हैं, या विचार गोष्ठी, अपने अपने विचार रखने हैं किसी भी बात पर। और प्रोजेक्ट मेथड,
प्रोजेक्ट आपने बनाने को दे दिया, बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, तो वे उस प्रोजेक्ट पर आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो ये है कुछ सामूहिक विधियां। ऐसे ही जैसे विचार गोष्ठी हो गया, ऐसे कोई सम्मेलन भी हो सकता है, छात्र सम्मेलन जैसे होते हैं। हालांकि ये बड़े कॉलेजों में किए जाते हैं, लेकिन फिर भी छात्र सम्मेलन भी सामूहिक गतिविधि में ही आएगा। तो सामूहिक विधियों द्वारा जो सीखना होता है वह भी बहुत प्रभावशाली होता है। ये थी सीखने की प्रभावशाली विधियां कुछ, या बच्चे कैसे सीखते हैं ये भी हम कह सकते हैं। आज हमने अधिगम के बारे में, अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं, इन सब के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।